देखिए रेशियो प्रपोर्शन में मेन पोर्शन रेशियो का कंप्लीट कर लिया था आपने, क्वेश्चन लगाए हैं नहीं लगाए? क्वेश्चन साथ साथ लगाया करिए। आज हम मेन बात करेंगे प्रपोर्शन की। रेशियो प्रपोर्शन में आज मेन बात करेंगे प्रपोर्शन की, लेकिन प्रपोर्शन भी मतलब रेशियो का बड़ा भाई, डबल रेशियो समझ लीजिएगा, है ना। जरा समझिएगा प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है। अजीब नाम लग रहा है ना। देखो जरा ध्यान समझिएगा, अगर दो रेशियोज हैं, मतलब 4 नंबर्स हैं ए बी सी डी, है ना, समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ए इज टू बी और सी इज टू डी की वैल्यू बराबर है, तो मैं कहूंगा दे आर इन प्रपोर्शन। तो यहां देखा होगा बीच में प्रपोर्शन का साइन लगा होता है ऐसे, है ना। तो इसका मतलब ए इज टू बी इन प्रपोर्शन विद सी इज टू डी, यानी ए इज टू बी सी इज टू डी के साथ प्रपोर्शन में है। यानी सिंपल मैथमेटिक्स की भाषा में कहें तो ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी होता है। समझ में बात आई नहीं आई? बस यही इसका मतलब है, काम खत्म। ठीक, तो इसमें चूंकि 4 नंबर आए हैं ए बी और सी डी, और एक ऑर्डर से लिखे हैं, ध्यान से लिखिएगा, पहले ए फिर बी फिर सी और फिर डी। तो इनके कुछ नाम है, ए का नाम, बी का नाम, सी का नाम और डी का नाम। ए का नाम है फर्स्ट प्रपोर्शन, ए का नाम है फर्स्ट प्रपोर्शन। ज्यादा मोटा इसमें लिख रहा है क्या? ये फॉन्ट सही है जो हम लिख रहे हैं। बी को कहते हैं सेकेंड प्रपोर्शन, सी को कहते हैं थर्ड प्रपोर्शन और डी को कहते हैं फोर्थ प्रपोर्शन। ये ध्यान रखिएगा, ये 4 प्रपोर्शन है। ठीक है, अगर आपसे 3 नंबर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए फोर्थ प्रपोर्शन निकालिए, तो समझ लीजिए आपको क्या निकलवा रहा है, आपसे डी निकलवा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं कि 3 नंबर दिए गए आपको और आपसे कहा जाए कि 3 नंबर्स दे दिए गए, नंबर है ए बी सी, और कहा जाए आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन मतलब एक कॉन्टिन्यूएशन में है। तो इसका मतलब होता है ए टू बी, हम इक्वल टू को साइन लगा रहे हैं, कोई दिक्कत? जनरली बुक में इन प्रपोर्शन लगा होता है, बी इज टू सी ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो इसमें तो 3 ही नंबर हैं, क्यों? तो बी चूंकि बीच में आ रहा है तो बी को कहा जाता है मीन प्रपोर्शन। क्या कहते हैं? मीन प्रपोर्शन। और सी को कहते हैं थर्ड प्रपोर्शन। तो कभी कभी 3 नंबर दे दिए जाएंगे, वो कहा जाएगा दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, और मीन आपसे पूछ लेंगे या थर्ड पूछ लेंगे। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए अपान बी इज इक्वल टू बी अपान सी है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं? वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इधर का होता है, लेकिन चूंकि इक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वलिटी में फर्क पड़ जाएगा। देखिए जैसे ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो होता है सबसे पहले इसका होता है ए डी का, फिर इसका होता है बी सी का, और आपस में इक्वल हैं। क्योंकि इक्वल के केस में चाहे जिसको पहले कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यहां पर इक्वल की जगह पर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होगा तो दिक्कत होगी। तो रूल ये होता है पहले एडी का मल्टीप्लाई करो, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए अगर बी स्क्वायर ए सी के बराबर है, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ए सी हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर हमसे मीन प्रपोर्शन कहेंगे तो ऐसे निकाल लेंगे हम, क्यों? एक तो याद करने का तरीका, डायरेक्ट फॉर्मूला हमको याद आ गया। जैसे हमको 2 नंबर दे दें और कहें फाइंड देयर मीन प्रपोर्शन, मान लिया हमको 2 नंबर दे दिए 12 और 3, और आपसे कहें फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ दिस, तो इसका मतलब इसके बीच में एक नंबर घुसेड़ना है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहां लिख दो b इज इक्वल टू अंडर रूट 12 इंटू 3, तो अंडर 12 36, वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, और अगर वैसे देखा जाए लैंग्वेज में तो इसका मतलब आपको बीच में एक नंबर डालना है और तीनों नंबर कायम हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूड में हो जाएंगे। तो लिखा जाएगा 12 इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू 3। समझ में बात नहीं आई?
तो अगर मीन प्रपोर्शनल कहेंगे तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, ठीक है। अगर सी कहे निकालो तो यहां से निकाल लो, सी की वैल्यू निकाल लो भाई। अगर सी की वैल्यू आपको निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे, यहां से निकाल लो। सी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर अपान ए। समझ में बात नहीं आई? तो इस प्रकार से हम मीन या थर्ड प्रपोर्शन निकाल सकते हैं। हैव यू गॉट इट? अब जैसे मैं एक क्वेश्चन नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन में बात करें। भाई क्वेश्चन कहता है फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन। तो ये मान लो फोर्थ प्रपोर्शन टू द नंबर 6, 8 एंड 15, ये मान लो इसके बाद में आएगा। तो आपके हिसाब से क्या है, 6, 8 और 15 और चौथा नंबर x, ये कायम हो गए, आर इन कॉन्टिन्यूड कहें या केवल प्रपोर्शन कहें? कॉन्टिन्यूड क्यों ना कहें? कॉन्टिन्यूड तब होगा अगर कंटिन्यू कहेंगे तो 6:8 इज इक्वल टू 8:15 इज इक्वल टू 15:x, ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, अगर मैं यहीं पर कर दूं, मैं कहूं ABCDE ये कंटिन्यूड है, तो कैसे लिखेंगे, A:B इज इक्वल टू B:C इज इक्वल टू C:D इज इक्वल टू D:E, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अगर कंटिन्यूड कह दिया जाए तो इसका मतलब ये 6/8 इज इक्वल टू 15/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 15 इंटू 8, तो x की वैल्यू आएगी 15 इंटू 8/6, 20 बता रहे हो, ठीक 20 लिखे दे रहे हैं। अब ये एग्जाम में तुमको जो टेस्ट में दे रहा है उसमें थोड़ी ये सब प्रोसेस करना है, फटाफट शो करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन दिया फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन टू 15 एंड 20। अब थर्ड प्रपोर्शन का मतलब होता है इन दोनों के बाद में आएगा, ध्यान समझिएगा। अगर मीन की बात करते तो इन दोनों के बीच में आता, ठीक है। तो थर्ड प्रपोर्शन अगर x मानेंगे तो 15, 20 और थर्ड क्या होगा x, ये हो जाएगा काहे में, इन कॉन्टिन्यूड, ये कॉन्टिन्यूड हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। अब एक कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है तो हम जानते हैं 15:20 इज इक्वल टू 20:x, हम निकाल लो 15/20 इज इक्वल टू 20/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15x इज इक्वल टू 20 इंटू 20, और कैलकुलेशन इतनी जल्द, 5 15, 5 चौको 20, 20 चौका 80/3, या 3 दूनी 6, 2 8, 3 18, 26 सही 2/3, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप इसको कैंसिल करते हैं ना, एग्जामिनर को यह मालूम रहता है कि आप गलती कहां करोगे, ठीक है, और गलती जहां करोगे वहां उस गलती से आंसर क्या आएगा। तो पता चला उस गलती का आंसर उन्होंने 26 होल नंबर 1/3 दे दिया, आप गलती कर गए इस 2 को जानने में, आंसर ये मिल गया, आपका भी आंसर आ रहा है। क्या मतलब, डेसिमल में आता है, चलो। और पॉइंट में ध्यान रखना एक और चीज, 26.666 होगा, 26.67 होगा, तो ये नहीं, अगर राउंड अप वाला आंसर है तो राउंड अप लिखोगे, अदरवाइज वैसे लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं भाई। जैसे क्वेश्चन कहा गया फाइंड मीन प्रपोर्शन, तो आप उसको कुछ नहीं करना है, मीन प्रपोर्शन क्या बताया गया अभी, √3 इंटू 75। अब वो अलग अलग नहीं करना, एक्स स्क्वायर करके मत लिखिएगा, डायरेक्ट करिए, तो अभी डायरेक्ट बताया गया ना। तो 75 का हो गया 25 इंटू 3 और इंटू 3, तो 25 का हो गया 5, 3 का हो गया 3, 15 आ गया। समझ में बात नहीं आई? एक और क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, लिखा इफ 5 balls कॉस्ट ₹8, व्हाट डू 15 बॉल कॉस्ट। अब एक अजीब उहापोह है कि भैया पढ़ा रहे हो, प्रपोर्शन घुस गए जाके यूनिटरी में कि भाई 5 बॉल की कॉस्ट ₹8 है, 1 बॉल की कॉस्ट और 15 बॉल की कॉस्ट। ऐसे क्वेश्चंस को हम प्रपोर्शन से भी लगा सकते हैं। सुनो ध्यान से, ये बताओ 5 बॉल की कॉस्ट 8 है, अगर बॉल की संख्या बढ़ेगी तो कॉस्ट उसी प्रपोर्शन में बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो इसीलिए प्रपोर्शन हो गया। तो कैसे करेंगे, पहले बॉल्स मतलब बॉल 1 इज टू बॉल 2 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ बॉल 1 इज टू कॉस्ट 2, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। मतलब बॉल का रेशियो और उनके कॉस्ट का रेशियो बराबर होता है, जिस प्रपोर्शन में बॉल बढ़ाते हैं उसी प्रपोर्शन में उसका रेट बढ़ता है, ठीक है। ये लॉजिक लगा हुआ है यहां पर। देखो पहले बॉल कितनी थी 5, फिर 5 से 15 हो गई, तो यानी बॉल का रेशियो कितना है 5:15, नहीं समझे।
कॉस्ट का रेशियो कितना है 8:x। लॉजिक समझ में आया नहीं आया? तो ये क्वेश्चंस भी प्रपोर्शन से लग सकते हैं, इसलिए मैंने बताया इसको। इसका मतलब 5/15 इज इक्वल टू 8/x। अब आप कहेंगे हम डायरेक्ट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लगा दो, यूनिट्स लगा दो। तो क्या आएगा 5x इज इक्वल टू 8 इंटू 15, x की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 15/5, 5×15, x इज इक्वल टू 24। तो यानी कि x बॉल की कीमत कितनी है, क्या कर रहा हूं, x बोले तो नंबर ऑफ बॉल, यानी x बॉल की कीमत, यानी कि 24 बॉल की कीमत नहीं, 15 बॉल की कीमत 24 रुपया होगी। समझ में आई बात नहीं आई? तो इसे आप यूनिटरी मेथड के बजाय रेशियो मेथड से लगा सकते हैं। ठीक है, अभी और क्वेश्चन बताएंगे। अब हमने कल बताया था इनवर्स प्रोपोर्शन। देखो इनवर्स प्रोपोर्शन की बात मैं कर रहा हूं, रेशियो वाला नहीं कर रहा हूं। इनवर्स प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। कभी कभी क्या होता है, अभी हम क्या कह रहे थे कि बॉल की संख्या बढ़ी थी तो कीमत भी बढ़ गई थी, है ना, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ गया था। अभी क्या होगा कि कोई संख्या बढ़ाएंगे और सामने वाली वैल्यू घट जाए, तो उसे इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। नहीं समझे? जरा समझने की कोशिश करो। मान लिया 8 आदमी, अब देखो वर्क वाले क्वेश्चन इससे लगाने जा रहे हैं। 8 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, है ना, और मैं कहूं 5 आदमी कितने दिन में करेंगे। अब बताओ यार 6 आदमी, ये 5 देख लोगे। अगर आदमी कम कर दिए हैं तो दिन बढ़ेंगे घटेंगे? काम वही है, काम वही करना है। आपने आदमी कम कर दिए, 6 आदमी कर दिए, ये तो दिन बढ़ेंगे ना, यानी आदमी के बढ़ाने पर दिन बढ़ गए, तो इसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? उल्टा प्रोपोर्शन है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है? कॉन्सेप्ट ये लगता है कि जैसे आपने मेन का जो रेशियो होगा, मेन 1:मेन 2, दो केसेस के मेन की संख्या है, इज इक्वल टू 1/डेज ऑफ फॉर 1:1/डेज फॉर 2। समझ में आई बात नहीं आई? इसे इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। चिंता मत करिए, मैं डायरेक्ट भी बताने की कोशिश करूंगा। एक और मेथड, 2 मेथड जो हमने क्लास 8 में पढ़ा था, अब बच्चे वो भूल गए हैं मेथड, उसको भी बताऊंगा। इसे नोट कर, नहीं बेटर नहीं है वो ज्यादा बेटर होगा, चिंता ना करो। अभी केवल हम मेन की बात नहीं करेंगे, मेन लेंगे, घंटा लेंगे, दिन लेंगे, बहुत चीजें ले लेंगे एक साथ। पहले इसे नोट करिए फिर बात करें क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, लिखा इफ 15 मेन। अब आपको लगेगा तो वर्क टाइम का है, जी हाँ वर्क टाइम का है, लेकिन वर्क टाइम को भी हम रेशियो से लगा सकते हैं आसान तरीके से। इफ 15 मेन कैन रीप अ फील्ड इन 28 डेज, इन हाउ मेनी डेज 10 मेन रीप। यानी 15 आदमी किसी रीप माने कटाई करना होता है ना, कि बुआई करना होता है, तो अंग्रेजी वाले जाने। किसी फील्ड की कटाई करते हैं 28 दिन में, तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे? दो मेथड समझिएगा। पहला मेथड मैं बता रहा हूं, दोनों है प्रोपोर्शन के ही, सुनो ध्यान से। पहले आदमियों की संख्या M1 कितनी है 15, क्यों? तो दिन लग रहे हैं 28, है ना। फिर आदमियों की संख्या है 10, तो दिन आपको निकालने हैं D2 जिसको X माना। अब बताइए आदमी घटे तो दिन बढ़ेंगे घटेंगे? तो यानी कि ये इनवर्स उल्टा प्रोपोर्शन है ना। तो करेंगे क्या, आदमियों का जो रेशियो होगा ना M1/M2, ये उल्टा हो जाएगा, D2/D1 हो जाएगा। समझ में बात नहीं आई है? मतलब यहां पर उल्टा लिखेंगे प्रोपोर्शन, इसको ऐसे लिखा जाता है। या कुछ लोग ऐसे करते हैं, इसको इस तरह करना पढ़ो, इस तरीके से कंफ्यूजन हो रहा हो तो ऐसे लिख दो, M1/M2 ऐसे ना लिखो, M1:M2 इज इक्वल टू 1/D1। M1 के लिए 1/D1 इज टू 1/D2। समझ में बात नहीं आई? यानी डेज के जो रेशियो है वो उल्टा हो जाएंगे। समझ में बात नहीं आई? तो इसको जब लिखोगे तब तो M1/M2 इज इक्वल टू, ये रेशियो का साइन मल्टीप्लाई में करके उल्टा हो जाता है, तो D2/D1 आ जाएगा ना। तो हम बता वही रहे थे, उल्टा रेशियो मतलब M2 नीचे है तो D2 ऊपर हो गया। अब रख दो वैल्यू, M1 कितना है 15, M2 कितना है 10, D2 कितना है X, D1 कितना है 28।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 10x इज इक्वल टू 15 इंटू 28, एक्स की वैल्यू आएगी 15 इंटू 28 अपान 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 14 दूना 28, 14 तिया 42, मतलब 42 दिन में वो खत्म करेंगे। समझ में आई बात? नहीं आई? तरीका समझ में आया कि नहीं आया? अब एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, बढ़िया सा प्यार भरा तरीका है, बड़े आसानी समझ में आए। पहले इसे नोट करिए फिर बात करें। देखो सेकंड तरीका बढ़िया से मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से। आपको निकालना डेज है ना, तो यहां लिख दो मेन, यहां लिख दो मेन और यहां लिख दो डेज, ठीक है। अगर और भी होंगे घंटे वो भी इसी में लिख दिए जाएंगे। अभी एक क्वेश्चन लंबा हम बताएंगे। मेन कितने थे? 15, तो डेज कितने थे? 28। मेन कितने हैं? 10, डेज कितने हैं? x। एक काम करो, यहां पर आप उल्टा एरो बना दो। बना दिया आपने? अब जरा समझिएगा, जो निकालना वो उल्टा एरो बना देना। अब सुनो ध्यान से। अब यहां बताओ, आदमी घटेंगे तो दिन बढ़ेंगे घटेंगे? आदमी घटेंगे तो दिन बढ़ेंगे, यानी अरे भाई कम आदमी लगाओगे तो ज्यादा दिन में काम करना पड़ेगा ना। तो यानी कि ये डेज का और मेन का रेशियो एक जैसा नहीं है ना, इनवर्स है ना। अगर इनवर्स है तो एरो का साइन बदल जाएगा, ठीक है। एक जैसा है तो वही रहेगा। अगर आदमी के बढ़ने पर दिन बढ़ते तो फिर एरो यही लगेगा, ठीक है। एरो का मतलब समझिए क्या होता है। एरो जिधर है ना वो x अपान 28, जिधर एरो उसको ऊपर लिखो, इसको लिखोगे x अपान 28 इज इक्वल टू, यहां एरो ऊपर है ना तो 15/10। समझ में बात नहीं आई? ये एरो का मतलब समझ में आ गया नहीं आ गया? एरो उल्टा क्यों लगाया हमने? इस एरो का भी कंसेप्ट अगले क्वेश्चन में बड़ा आराम से बताएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 10, हाँ वो जब वर्क टाइम बताया जाएगा ना तब आपको वहां समझा दिया जाएगा, वो वर्क टाइम अलग से आएगा। हाँ तो वो ये ज्यादा आसान हो जाएगा ना। एक्स का मान निकालो, कितना निकला? 42 निकला था ना इसके पहले, तो 42 निकाल दो। तरीका समझ में आई नहीं आया? अब एक एरो का देखो, सुनो ध्यान से, जिसे निकालना है उसमें एरो नीचे लगा दिया, लगा दिया आपने, ये लगा ही दीजिए, लगा दिया ना आपने। अब सुनो ध्यान से, यहां देखो, अगर ये चीज वैसे ही वेरी करे जैसे ये वेरी कर रहा है तो एरो का साइन वही रहेगा। अब देखो आदमी घटे और दिन भी घटे तो एरो नीचे लगेगा, नहीं समझे? ये भी नीचे लगेगा, नहीं समझे? अगर उल्टा हो रहा है तो एरो उल्टा लगेगा। तो देखो यहां पर आदमी घट रहे हैं काम करने वाले, तो अगर आदमी घटेंगे तो दिन बढ़ जाएंगे ना। तो एक चीज के घटने पर दूसरी चीज बढ़ती है तो वो उल्टा रेशियो हुआ ना, इसलिए ये एरो उल्टा लग गया, ठीक है। ये तो अपने आप से पूछ सकते हो ना भाई। अब आप कहिए हमें क्या मालूम आदमी घटेंगे तो दिन बढ़ेंगे। अरे भाई अंडरस्टूड बात है, किसी काम करने में अगर आदमियों की संख्या कम कर दोगे तो दिन ज्यादा लगेंगे ना, क्यों? तो अंडरस्टूड है। तो ये आप उल्टा एरो लगाएंगे, इसमें एरो वाले को ऊपर लिखते हैं, इसका जो टिप होता है x अपान 28 इज इक्वल टू 15/10। समझ में बात नहीं आई? यहां से x का मान निकाल लिया, तो इसको हम रेशियो प्रोपोर्शन से लगा सकते हैं। नोट करिए, देखिए ये क्वेश्चन कंपाउंड प्रोपोर्शन का है। ये क्वेश्चन जो आप वर्क टाइम पढ़ेंगे वहां भी स्टूडेंट को लगाने के लिए दिक्कत करता है, जो हम मेथड बताएंगे वो आसानी से लग जाएगा। कह रहा है कि 8 men can reap 80 hectare in 24 days. How many hectare can 36 men can reap in 30 days? अब यहां प्रॉब्लम आदमी भी है, दिन भी है और जमीन का नंबर भी है, हेक्टेयर भी है, ठीक है। जरा समझिएगा। अब आप बुक में जाएंगे तो बुक वाले चूंकि जो मेथड हम बताते हैं वो आज की डेट में वो अप्लाई नहीं करते। वो क्या करेंगे, पहले मेन और हेक्टेयर का प्रपोर्शन निकालेंगे। अब बताओ अगर मेन बढ़ गए ना, सॉरी मेन बढ़ गए तो हेक्टेयर बढ़ेंगे घटेंगे? बढ़ेंगे। अच्छा अगर ज्यादा आदमी करोगे तो उतने हेक्टेयर कटेगा। अरे भैया हाउ मनी हेक्टेयर पूछ रहा है, वर्क थोड़े पूछ रहा है। वो हेक्टेयर यूनिट होता है एरिया का।
यानी कि मेन और हेक्टेयर ये सेम प्रोपोर्शन में है, नहीं है। अब पहले वो कर रहे थे 24 डेज, अब 36, अब 30 डेज करेंगे, डेज बढ़ गए तब भी हेक्टेयर बढ़ गया। लेकिन प्रॉब्लम जब मेन बढ़ते हैं तो, अगर मेन बढ़ते हैं तो डेज कम हो जाते हैं, तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला है। 3-4 चीजें हैं ना, तो इसमें बढ़िया सी चीज हम बता दें आपको, सुनो ध्यान से। निकालना क्या है आपको, है हेक्टेयर निकालना है ना, तो हेक्टेयर बाद में, जो निकालना है वो उसको बाद में करना। पहले यहां मेन लिख दो, फिर यहां डेज लिख दो, फिर यहां हेक्टेयर लिख दो। एरिया को है आप हेक्टेयर लिख दो, हेक्टेयर लिख दो। लिख दिया आपने। अब देखो 8 मेन है, 8 मेन है, कितने डेज तक काम किया, 24 डेज तक काम किया। और हाउ मेनी हेक्टेयर, 80 हेक्टेयर उन्होंने जो है खेत जो कटाई की। फिर मेन कितने हो गए, 36 मेन हो गए, 30 डेज तक काम किया और एक्स हेक्टेयर किया। अब देखो ध्यान से, आपको एक्स निकालना है ना, तरीका हम बताते हैं, सुनो ध्यान से। हमने क्या कहा, सबसे पहले यहां एक एरो लगा दो। लगा दिया आपने एरो, ये अपने आप लगा दो, जिन्हें जिन्हें लगाना है उनको आप ऐसे लगा दो। लगा दिया। अब सुनो ध्यान से, ये बताओ, यहां देखिए मेन और हेक्टेयर को देखिएगा, जो निकालना है, और जिसका मतलब है मेन बढ़ेंगे तो एरिया ऑफ जो खेत का है वो बढ़ेगा घटेगा, तो यानी कि सेम प्रोपोर्शन में है ना, तो सेम प्रोपोर्शन में एरो का साइन वही होगा, बदल जाएगा, यानी वही रहेगा ना, तो यहां भी एरो नीचे लगेगा। समझ में आई बात नहीं आई? यहां पे आओ, पहले 24 डेज काम किया, अब 30 डेज काम किया। डे इसका मत करिएगा, जिसको निकाला वही देखिएगा केवल, नहीं समझे? अगर डेज बढ़ाओगे तो हेक्टेयर बढ़ेगा घटेगा, यानी सेम प्रोपोर्शन होगा। यहां भी एरो का साइन यही होगा। समझ में बात नहीं आई? अब देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जिसे निकालना है इसको कैसे लिखा जाएगा, एरो वाला ऊपर होता है, इसको लिखा है, कैसे लिखेंगे, x/80 लिखा जाएगा ना, इक्वल टू, यहां जो क्या करते हैं, यहां सब मल्टीप्लाई किए जाते हैं, इसे क्या लिखा जाएगा, 36/8 इंटू, जितने भी और निकालने होंगे सब मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, यहां क्या लिखा जाएगा, 30/, अगर ये उल्टा होता तो अगर मान लेते हैं ये एरो इधर लगा होता तो हम लिखते 24/30। समझ में बात नहीं आई? अब देखो, अब आप लगा दो, आंसर आ गया। अब यहां x निकालना है ना, तो इधर क्या है, 36 इंटू 30/8 इंटू 24 इंटू 80, तो 8×10 हो गया, 6×4 24 और 6×6 36, 2 दूनी 4, तो हाँ ठीक है, कैलकुलेटर नहीं लगा रहे हो, तो 450, यानी 450 हेक्टेयर जमीन वो रीप करेंगे। x इज इक्वल टू, यूनिटरी मेथड यहां दिक्कत करेगा आपको। 3 चीजें कैसे निकाल लोगे, 3 चीजें निकाल कैसे लोगे, 3 चीजें है ना यहां पर, यूनिटरी में 1 निकालोगे, 2 निकालोगे। देखो अगर एक क्वेश्चन और बढ़ जाए, पहले वाला लग जाएगा। देखो इसमें और हम क्वेश्चन बढ़ा दें, वो कहते हैं कि 8 आदमी रोज 50 घंटे, 50 घंटे कहां रोज होते हैं, रोज 12 घंटे काम करके करते हैं, फिर घंटा भी बढ़ा दें हम, मान लिया, तो बताया यहां आर भी बढ़ गए, नहीं समझे? अब आर बढ़ेंगे तब भी खेती बढ़ जाएगी, क्यों, तो आर का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं समझे? मान लेते पहले वो 10 घंटे काम कर रहे थे, अब 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो यहां भी एरो नीचे लग जाएगा। ठीक है, तो यहां इंटू 12/10 यहां भी आ जाएगा। समझ में बात नहीं आई? तो जितने भी चीजें हैं एक साथ आप करके इसको प्रपोर्शन से लगा सकते हैं। गॉट इट? एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देख लो। देखो क्वेश्चन है कि इन इफ 30 men वर्किंग 7 hours a day can do a piece of work, यानी कि a piece of work in 18 days, in how many days will 21 men working 8 hours a day do the same piece of work? जरा देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अंतर है, वहां पर आपने हेक्टेयर बढ़ा दिया था, खेत ज्यादा जोत रहे थे, ज्यादा कटाई कर रहे थे। यहां पर काम एक ही है, काम नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है,
आपको निकालना है, डेज निकालना है ना, तो पहले आप लिखोगे मैन, फिर लिखोगे समय आवर्स, फिर लिखोगे डेज। देखो जब हम वर्क टाइम पढ़ाएंगे ना, तो वर्क टाइम में भी ये फॉर्मूला लगाया जाएगा, प्रोसेस यही रहेगा, नहीं समझे? वहां भी जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी मेथड से लगाना पड़ेगा, कोई और मेथड नहीं है। हाँ, बुक्स में दिक्कत करते हैं, पहले वो मेन और आवर्स को प्रोपोर्शनेट करते हैं तो कंफ्यूजन होता है। सुनिए, पहले 30 मैन थे, 7 घंटे में काम करते थे, तो 18 दिन में काम किया था, ठीक है। इसके बाद 21 मैन थे, 8 घंटे काम करते थे, तो कितने दिन में काम किया? हमने कहा था, हमने बताया कि आप पहले इस वाले में ये एरो नीचे ही लगा दीजिए, ठीक है, ये अलग रहेगा एक तरीके से। यहां देखिए, यहां पर अगर अब काम एक ही है, काम नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप आदमियों की संख्या बढ़ा देंगे तो ज्यादा दिन बढ़ेंगे घट जाएंगे? आदमी की संख्या कम हो गई है, आदमी संख्या कम हो गई है, आदमी कम हो गए तो ज्यादा दिन काम करना पड़ेगा, यानी आदमी कम करने पर दिन बढ़ गए, तो इसका मतलब ये सेम रेशियो है या अपोजिट है, इनवर्स रेशियो है, इनवर्स प्रोपोर्शन है ना। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में ये एरो उल्टा लगेगा, समझ में बात नहीं आई? यहां देखो, घंटा बढ़ गया, घंटा बढ़ गया ना, तो घंटे बढ़ गए तो दिन घटेंगे बढ़ेंगे? भाई आप एक दिन में 7 घंटे काम करते हो, 8 घंटे काम कर रहे हो, तो कम दिन में काम हो जाएगा ना। तो घंटा बढ़ने पर दिन घट गए, तो ये भी इनवर्स हो गया, यहां भी एरो उल्टा लगेगा, समझ में बात नहीं आई? अब कैलकुलेशन का तरीका क्या होता है, जिसे निकालना है उसको क्या लिखा जाएगा, x/18, और यहां पर सब मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन एरो वाला ऊपर लिखा जाएगा 30/21 इंटू 7/8। एक्स का मान निकालेंगे यहां से 40/2, अब निकालेंगे, अपने आप ही निकाला है तुमने, ठीक है, समझ में बात नहीं आई? ये तरीका होता है। अच्छा सुनिए ध्यान से, कोई बुक में अगर ऐसा लिखा हो कि ये एरो उल्टा लगा हो, यहां उल्टा लगा होगा, नहीं समझे, इसमें कंफ्यूज मत होना, मतलब हर चीज उल्टी हो जाएगी। जैसे हम x/18 लिख रहे हैं, कोई 18/x लिख रहा होगा, तो अगर यहां 18/x लिख रहा होगा तो यहां 30/21 की जगह उल्टा लिख रहा होगा, ठीक है। तो जैसे मैं एरो वाला को जो हेड ऊपर लिखता हूं, कुछ लोग टेल वाला ऊपर लिख देंगे, तो फिर सब में वही रूल लगेगा, समझ में बात नहीं आई? प्रपोर्शन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें हल्का सा समझ लीजिएगा। देखो कुछ कॉन्सेप्ट समझिएगा, जैसे A is to B इज इन सेम प्रोपोर्शनल टू C is to D होता है, यानी इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब A/B इज इक्वल टू C/D लिखा हुआ है ना। पहली बात, अगर मैं A/B इज इक्वल टू C/D में दोनों तरफ 1 प्लस कर दूं, कोई दिक्कत नहीं आपको है? तो अब यहां एलसीएम लेंगे तो A+B/B इज इक्वल टू C+D/D लिखा जा सकता है, यानी इसको इसमें क्या किया आपने, इसको ऐड किया जाता है, इसको कंपोनेंडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुना होगा आपने, ठीक है। हाँ, बहुत पहले क्या होता है, फिर तो कहेंगे 15 की टेबल बोले हमको नहीं आती, बहुत पहले सुना था। जैसे A/B इज इक्वल टू C/D है, अगर दोनों तरफ -1 कर दें कोई दिक्कत, कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो A-B/B इज इक्वल टू C-D/D लिखा जा सकता है, यानी ये चीज इसके इक्वल हो गई, मतलब इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको कहते हैं डिविडेंडो, डिविडेंडो। अच्छा, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A+B/A-B इज इक्वल टू C+D/C-D, इसको कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। एक बढ़िया सी चीज जो बहुत जरूरत होती है, सुनो ध्यान से, अगर A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F इज इक्वल टू वो भी लिखा हो, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो जो काम आप न्यूमरेटर में कर रहे हैं, अगर आपने A+C+E कर दिया है और नीचे B+D+F कर दिया है, तो वैल्यू सेम होती है, समझ में बात नहीं आई? जो न्यूमरेटर में काम कर रहे हैं वही डिनोमिनेटर में अगर कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, समझे। जैसे मैं यहां मैं ऐसे कर दूं,
ए ऊपर माइनस सी कर दूं प्लस ई कर दूं, तो देखो पहले बी फिर इस वाले को माइनस कर दूं इसको प्लस कर दूं, वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन एक शर्त है, इसकी पावर वही होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने ऊपर ए स्क्वायर कर दिया, नीचे बी स्क्वायर कर दिया, सी है, जैसे मैंने ऊपर ए स्क्वायर कर दिया प्लस सी स्क्वायर कर दिया प्लस ई स्क्वायर कर दिया, नीचे भी बी स्क्वायर कर दिया प्लस डी स्क्वायर कर दिया प्लस एफ स्क्वायर कर दिया, तो वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन एक दिक्कत है, आपने डिग्री बढ़ा दी तो हमें फिर यहां स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपान स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो कॉन्सेप्ट हम लिख रहे हैं ना, ये कहीं कहीं पर इस्तेमाल होता है क्वेश्चन लगाने में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये रेशियो का कुछ कॉन्सेप्ट है, वो हमने पढ़ाया प्रपोर्शन का। तो रेशियो प्रपोर्शन लगभग तैयार हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक।